अगर आपको ये ऑडियो शो पसंद आता है और आप चाहते हैं कि ऐसी ही ऑडियो बुक्स इस शो पर हर हफ्ते आती रहें, तो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारी मेहनत के नाम। आपकी कंट्रीब्यूशन से हम आपकी पसंद की किताबें खरीद पाएंगे और आपके लिए लगातार नई कहानियां ला पाएंगे। आप इस क्यूआर कोड पर अपने हिसाब से कुछ भी अमाउंट 10, 20, 50 कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपको अगर कोई खास बुक चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है एहतेशाम रईस और आप सुन रहे हैं दिव्य प्रकाश दुबे द्वारा लिखी गई आको बाको। गुमशुदा। On 7th June 2006, Swadesh Deepak left home for his routine morning walk and went missing. All attempts to trace him by his friends and family have failed. विकिपीडिया। विकिपीडिया पर सब कुछ सच नहीं होता। विकिपीडिया को एडिट किया जा सकता है, लेकिन सच को एडिट नहीं किया जा सकता। बिल्ली रास्ता काट ले तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर एक लेखक रास्ता काट ले तो क्या होता है? ओजस प्रधान का रास्ता स्वदेश दीपक ने काट लिया था। जानबूझकर कोई लेखक कभी रास्ता नहीं काटता। वो तो बस अच्छे शिकारी के जैसे घात लगाकर बैठा रहता है और कहानियां अपने आप आकर फंसती चली जाती हैं। ओजस प्रधान की कहानी भी ऐसी ही आकर फंस गई थी। स्वदेश दीपक नाम के एक लेखक थे। आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं, लेकिन छोड़िए, गूगल करके कुछ भी सही नहीं मिलेगा। कुछ लोग उन्हें बड़ा लेखक मानते हैं और कुछ लोग अजीब। ओजस और स्वदेश दीपक दोनों एक ही साल 1942 में पैदा हुए थे। मनोहर कहानियां में पढ़कर ओजस प्रधान ने स्वदेश दीपक के बारे में जाना था। कहानी पढ़ने के साथ ही ओजस प्रधान ने इस लेखक के बारे में जानने की कोशिश शुरू कर दी। उस कहानी में कुछ इतना पर्सनल था कि ओजस को ये यकीन हो गया कि शायद वह स्वदेश दीपक को जानता है। ऐसा कई बार होता है ना कि लेखक हमारे बारे में वो बातें लिख देता है जो हम कहीं भीतर बहुत गहरे दबाए बैठे थे। कुछ लेखक ये काम इतनी आसानी से कर देते हैं कि लगता है लेखक हमारे पड़ोसी या कोई बिछड़ा हुआ दोस्त है। ओजस कुछ दिन तक अपने से मिलने वाले हर आदमी को शक से देखता कि कहीं कोई उसका दोस्त स्वदेश दीपक नाम से उसकी कहानी तो नहीं लिख रहा। ओजस प्रधान को भी ये शक हो गया। जालंधर के हिंदी अखबारों में जब भी वो स्वदेश दीपक की कहानी पढ़ता, हर बार उसको ये लगता कि स्वदेश दीपक उसी के मोहल्ले में रहते हैं, उसी के ऑफिस में जाते हैं, उसी के दोस्त के साथ उठते बैठते हैं, उसी की तरह जिंदगी से परेशान होते हैं, उसी की तरह रोज भागने की सोचते हैं। ओजस प्रधान जालंधर के अखबार के ऑफिस में कहानी का टुकड़ा लेकर गया। अखबार के ऑफिस में सन्नाटा था। उसको लगा कि वो कहीं गलत जगह आ गया है। वो एडिटर के कमरे में गया। एडिटर ने मुंह उठाकर भी नहीं देखा। मुझे शिकायत करनी है, ओजस ने घबराते हुए कहा। एडिटर ने अपनी कुर्सी पर पीछे टेक किया और एक कागज आगे बढ़ा दिया। इस पर शिकायत लिख दीजिए। एडिटर फिर से अपने काम में व्यस्त हो गया। जैसे ही ओजस के हाथ में कागज आया, वो घबरा गया। वो बहुत देर तक सोचता रहा कि वो क्या शिकायत लिखे। एक दो लाइन लिखने के बाद उसे लगा कि उसकी जिंदगी इस लायक तो है कि उस पर कोई कहानी लिख रहा है। कितने लोग तो तरसते ही रह जाते हैं कि कोई उनकी जिंदगी पर कहानी लिखे। वो अपनी शिकायत पूरी नहीं लिख पाया। उसने शिकायत वाले कागज पर कुल 3-4 लाइनें ही लिखी थी। अखबार में स्वदेश दीपक की अगली कहानी छपी, जिसकी शुरुआती लाइनें हूबहू वही थीं। ओजस प्रधान ने वो कहानी डरते डरते पढ़ी और अपने आसपास देखा कि कहीं कोई उसको देख तो नहीं रहा। अपनी कहानी पढ़कर उसको कहीं न कहीं खुशी मिलती और एक डर ये भी था कि कहीं कहानी के पात्र का नाम ओजस प्रधान न निकल जाए। इसके बाद से स्वदेश दीपक को ढूंढ ढूंढ कर पढ़ना ओजस की एक आदत बन गई। उनकी कहानियां पढ़ते हुए वह अपने बारे में जानता। जिंदगी बीतती रही। स्वदेश दीपक ने बहुत क्रिटिकली एक्लेम प्ले लिखा, कुछ शॉर्ट स्टोरी की किताबें लिखी। उनके प्ले कोर्ट मार्शल के 4000 से ज़्यादा मंचन हुए। फिर भी उस आदमी को जितनी
मकबूलियत मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली। ओजस ने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी कि उसकी ज़िंदगी पर इतनी सारी कहानियाँ लिखी जा चुकी हैं। हम लोगों को जानते हैं, उनकी कहानियों को नहीं। ओजस अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गया और समय ने आगे बढ़कर ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खा लिया। एक समय के बाद उसको स्वदेश दीपक के बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में पता चला। ठीक उसी समय जब उनका इलाज चंडीगढ़ के पीजीआई में हो रहा था, ओजस अपने किसी रिश्तेदार को मिलने वहां पहुंचा हुआ था। स्वदेश दीपक को किसी से मिलने की इजाज़त नहीं थी। ओजस के मन में एक ही सवाल था कि क्या वो उसे जानते हैं। वो बहुत देर तक अस्पताल में टहलता रहा कि शायद कोई एक मौका मिले और वह स्वदेश दीपक से मिलकर ये बात बोल पाए। ओजस स्वदेश दीपक के कमरे के बाहर घात लगाकर बैठ गया। जब स्वदेश दीपक को उनके कमरे से टेस्ट के लिए ले जाया जा रहा था, तब ओजस जानबूझकर उनके सामने पड़ा। उनकी आंखें मिली। तभी एक सफेद साड़ी वाली औरत ने ओजस को डांटा, हटो रास्ते से, मेरे और स्वदेश के बीच में मत आओ। ओजस उस औरत की आवाज के डर से रास्ता छोड़कर खड़ा हो गया। पलक झपकने के बाद उस औरत की जगह उसे एक नर्स दिखी। स्वदेश दीपक अब आगे निकल चुके थे। वो भागकर उनके पीछे गया। आप कहाँ जा रहे हैं? स्वदेश दीपक थोड़ा सा पलटे, मुस्कुराए और कुछ बोलते इससे पहले ही नर्स ने जवाब दिया, दिखता नहीं टेस्ट के लिए जा रहे हैं। ओजस वहीं पर बैठा स्वदेश दीपक का इंतजार करने लगा। सफेद साड़ी वाली औरत उसके पास आकर बैठ गई। मुझे तुम्हारी सब कहानी पता है, उस औरत ने आकर ओजस के कान में कहा। ओजस पसीने पसीने हो गया। किसी से भी अगर कोई आंखों में आंखें डालकर कह दे कि मुझे तुम्हारी सब कहानी पता है, ये बात किसी बुरे सपने से कम नहीं है। ओजस घबराकर वहां से भाग गया। फिर कुछ देर बाद वो पलट कर आया तो वो औरत वहां नहीं थी। वो स्वदेश दीपक के कमरे के आसपास में टहलता रहा। जब नर्स दरवाज़ा खोलकर निकली तो उसे वही औरत स्वदेश दीपक से बात करते हुए दिखी। उसने दरवाजे पर कान लगा दिए। अंदर से उस औरत के हंसने की आवाज़ आ रही थी। तुम मेरे सामने से हट जाओ, तुम सामने से जाते क्यों नहीं? मुझे नहीं जाना मांडू, जब ठीक हो जाऊंगा तब पक्का मांडू चलेंगे। स्वदेश दीपक की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। ओजस उनकी बात ध्यान से सुन नहीं पा रहा था। ओजस के रिश्तेदार को डिस्चार्ज कर दिया गया था और अब ओजस के पास अंदर रहने का कोई तरीका नहीं था। कुछ साल तक वो स्वदेश दीपक की कहानी का इंतजार करता रहा। दुकान वाले के पास जाकर बार बार पूछता, स्वदेश दीपक की अगली किताब कब तक आएगी? उसको कोई जवाब नहीं मिलता। स्वदेश दीपक साल 1990 से 1996 तक बिस्तर और अस्पताल में रहे। 7 साल बाद उनकी कलम चली। उन्होंने जो किताब लिखी उसका नाम था मैंने मांडू नहीं देखा। ओजस ने किताब आते ही पढ़ डाली और एक गहरी उदासी में डूब गया। उसको पहली बार स्वदेश दीपक पर गुस्सा भी आया कि सब सच लिखने की क्या ज़रूरत थी। उसको गुस्सा ये भी था कि 7 साल तक वो उसी अस्पताल में इलाज कराता रहा, लेकिन उसका नाम क्यों नहीं लिखा। ओजस का खुद भी एक लंबा इलाज चला था। जब भी कोई उसको अस्पताल में मिलने आता तो वो भूल जाता कि लोग उससे मिलने आए हैं। जो उससे मिलने आता वो उसको ही बीमार समझकर बातें करने लगता। धीरे धीरे लोगों ने आना छोड़ दिया। उसका एक पुश्तैनी बिजनेस था और 2 लड़कों ने उसको संभाल लिया था। ओजस की अब अपने परिवार में कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत रह नहीं गई थी। ज़्यादा ज़रूरत बची नहीं थी। ये सवाल उसको हमेशा घेरे रहता था। वो ज़िंदगी में बस एक बार स्वदेश दीपक से मिलकर अपनी पूरी ज़िंदगी का हिसाब मांगना चाहता था। लेखक तो किरदार की ऐसी की तैसी कर देता है, लेकिन अगर कभी किरदार का दिमाग फिर जाए तो वो छपी हुई कहानी तो बदल नहीं सकता। यही वजह है कि लेखक एक समय के बाद खुद को लेखक ना मानकर किरदार मानना शुरू कर देता है। उसको खुद नहीं पता होता कि कहानी कहाँ जाएगी। ओजस ने स्वदेश दीपक के बारे में छपी हुई हर बात को अपनी एक फाइल में नोट करके लिख लिया। उसके पास हर एक छोटी से छोटी बात की खबर थी।
मसलन कि वह भी जानता था कि वह अक्सर प्ले के मंचन में खुद जाते हैं। उसने एक दो बार ये भी नोट किया था कि एक प्ले शुरू होने के कुछ ही देर बाद वो प्ले छोड़कर निकल जाते हैं। थिएटर के बाहर पास वाली चाय और सिगरेट की टपरी पर आसमान में देखते हुए सिगरेट सुलगाते रहते हैं। ओजस को ऐसे मौके मिले, वो चाय की टपरी तक भी गया, लेकिन जैसे ही स्वदेश दीपक उसके सामने पड़ते और कुछ एक सेकंड को ही सही, जब उसकी आंखें स्वदेश दीपक की आंखों से टकराती तो वो सारे सवाल भूल जाता, उसका सारा गुस्सा हवा हो जाता। स्वदेश दीपक की आंखें ही उसको अपनी आंखें लगती थीं। जब वो आसमान में देखते और सिगरेट का एक कश अंदर लेते, वह भी ठीक वैसे ही उतनी ही ऑक्सीजन अंदर खींचता। एक दिन नहाने के बाद जब वो बाल बांधे हुए अपनी शक्ल शीशे में देख रहा था तो उसको अपनी शक्ल स्वदेश दीपक से मिलती हुई नजर आई। थिएटर में जान पहचान निकालकर एक बार तो उसने मुलाकात का समय भी फिक्स कर लिया था। जैसे जैसे वह दिन करीब आ रहा था वैसे ही ओजस की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसको डर था कि कहीं स्वदेश दीपक कुछ ऐसी बातें ना बता दे कि वह उनके सामने नंगा हो जाए। डॉक्टर तो फिर भी लिहाज करते हैं, लेखक नहीं करते, और अच्छे लेखक तो बिल्कुल भी नहीं करते। ओजस तय समय पर घर से तैयार होकर निकला, लेकिन स्वदेश दीपक के घर के मोड़ से ही वापस लौट आया। उस दिन जब वो घर लौट कर आया तो उसने उनकी सब किताबें दोबारा पढ़ी, और जब घर में सब सो रहे थे तो उसने वो सारी किताबें जला दी। यहाँ तक कि बाजार में जब भी वो उनकी कोई किताब देखता तो उसे खरीद कर फौरन जला देता। अब वो उनकी अगली किताब का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो अपनी कहानी का अंत जानना चाहता था। वह किताब जो आई नहीं। 7 जून को ही ओजस प्रधान ने यह हिम्मत कर ली कि वो उनके घर के पास वाली चाय की टपरी से पकड़ लेगा। स्वदेश दीपक अपने चिर परिचित अंदाज में सिगरेट के कश ले रहे थे। ओजस वहीं पास में खड़ा हो गया और उसने पूछा, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? स्वदेश दीपक ने उसके बोलने के कुछ सेकंड बाद उसकी शक्ल को देखा। कुछ देर तक देखते रहे और बोले, अब कुछ याद नहीं रहता, आप याद दिलाइए, शायद याद आ जाए। ओजस प्रधान को थोड़ा सा गुस्सा भी आया और थोड़ी खींच भी हुई कि उसकी पूरी जिंदगी ये आदमी उसकी कहानी लिखता रहा और अब बोल रहा है कि कुछ याद नहीं रहता। किरदार किताब से निकलकर लेखक से पहली बार मिल रहा था। उसने अपनी सिगरेट जेब से निकालकर स्वदेश दीपक को दी। ये वह ब्रांड थी जो स्वदेश दीपक पीते थे। सिगरेट देखकर वो रुके और पीते हुए कुछ नहीं बोले। ओजस को लगा कि अब शायद लंबी बात हो पाए, लेकिन स्वदेश ने जैसे ही अपनी सिगरेट खत्म की तुरंत चलने लगे। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, फिर कभी मिलते हैं। ओजस ने पूछा, कहाँ मिलना सही रहेगा? जब कभी प्ले हो आप आ जाइए, मैं बाहर ही मिल जाऊंगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे मालूम है कि आप जल्दी में हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। स्वदेश दीपक ने पास खड़ी एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत को इशारा किया। बस 1 मिनट में आ रहा हूँ। जी जल्दी पूछिए, मुझे मांडू के लिए निकलने में देरी हो रही है। ओजस ने हिम्मत करके पूछ लिया, आपको ऊब होती है? आपकी कहानियों के अंत में इतना अंधेरा क्यों होता है? सब सुख चुनते हैं, आप हमेशा दुख क्यों चुनते हैं? स्वदेश दीपक ने एक और सिगरेट जला ली। आप कब से पढ़ रहे हैं मुझे? 1957 से। जब आप स्वदेश दीपक नहीं बल्कि सुदेश भारद्वाज के नाम से लिखते थे। फिर तो आपको जवाब पता है। मैं 1957 से ही उबा हुआ हूँ, इस दुनिया से, शहर से, घर से, कॉलेज से उबकर पहले अपनी कहानियों की दुनिया में जाता था, लेकिन अब उनसे भी मन उब चुका है। मैं इतना उब चुका हूँ कि अपना लिखा हुआ भी पूरा नहीं देख पाता। पहले उबता था तो दोस्तों को चिट्ठियाँ लिखता था, अब इतना उब चुका हूँ कि एक सिगरेट खत्म नहीं होती कि दूसरी जलाने का सोच लेता हूँ। अब शायद मांडू जाकर ही मेरी ऊब मिटे। वो औरत जो सफ़ेद साड़ी में खड़ी थी वह गुस्सा भी कर रही थी। उस औरत की उम्र कुछ ज़्यादा नहीं लग रही थी। मैंने ध्यान से देखा, ये वही औरत थी जो अस्पताल में थी।
जब कोई छोटा बच्चा तितली को पकड़ने की कोशिश करता है और नाकाम हो जाता है, तो वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो तितली देखकर सोचता है कि एक बार बचपन में जाकर उस तितली को पकड़ लेना चाहिए। वो तितली बार बार पास आती है, बुलाती है और आगे बढ़ने पर तरह तरह की कलाबाजी खाकर फिर से दूर हो जाती है। हम सबकी जिंदगी में ऐसी तितलियां होती हैं जो कभी बुलाए तो हम चाहकर भी मना नहीं कर पाएंगे। पहली औरत होती है और दूसरी मौत। दूसरी जाने दीजिए, आपको पता है वो कौन है। मैं आपके साथ चलूं? ओजस ने स्वदेश दीपक से पूछा। सफर लंबा है, थक तो नहीं जाओगे? लंबा सफर करके पहुंचा हूं, लंबे सफर का डर नहीं है। तो भटकने का है? स्वदेश दीपक ने आंखों में आंखें डालकर पूछा। भटकने का भी नहीं, मुझे पहुंचने का डर है। मैं गलत पते पर पहुंचते पहुंचते अब ऊब चुका हूं। स्वदेश दीपक की चाय खत्म हो चुकी थी। सिगरेट का पैकेट भी खाली था। उन्होंने 2 पैकेट सिगरेट खरीदी। ओजस ने भी सिगरेट के 2 डब्बे खरीदे। स्वदेश दीपक ने अपनी जेब से सिगरेट का डिब्बा ओजस की ओर बढ़ाते हुए कहा, मुझसे चीजें खो जाती हैं, तुम संभाल कर रख लो। ओजस ने स्वदेश दीपक की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा, मेरा नाम ओज। उस औरत ने बात को बीच में ही काट दिया था और कहा, मुझे नाम याद नहीं होते, मैं तुम दोनों को एक ही नाम से बुलाऊंगी। तीनों तब से एक लंबे सफर पर हैं। ओजस प्रधान के गायब होने की खबर किसी अखबार में नहीं छपी। घर वाले भी थाने में रिपोर्ट करके भूल गए। स्वदेश दीपक के दोस्तों को अब भी लगता है कि स्वदेश दीपक कहीं नहीं गए हैं और वो हर बार नाटक के मंचन में चुपके से आते हैं। हर मंचन के बाद दर्शकों के बीच उनके दोस्त उनको खोजते हैं। कुछ उदास लोग उन्हें बड़ा लेखक मानते हैं और कुछ अजीब। अजीब इसलिए नहीं कि वो लिखते अच्छा थे, बल्कि इसलिए क्योंकि एक दिन वह सुबह घर से निकले और फिर कभी लौट के नहीं आए। ये बात वो अपनी किताब में बहुत पहले लिख चुके थे। ये कहानी लिखे जाने तक उनके बारे में कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है। स्वदेश दीपक ने अपनी जिंदगी का अंत अपनी कहानी की तरह लिखा था। उनको ये नहीं पता था कि उनके कुछ पाठक उनका और उनके लिखे किरदारों का साथ कभी नहीं छोड़ने वाले थे। उन्होंने एक बार ये लाइन लिखकर काट दी थी, इसलिए ये कभी छपी नहीं। हर आदमी तभी तक नॉर्मल है जब तक कि समाज उसे पागल घोषित नहीं कर देता। Subscribe, subscribe, subscribe.